अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, आज यही हमारा टॉपिक है। कौन से आर्टिकल में इसकी बात कही गई है, क्या इसकी योग्यता है, क्या कार्यकाल है और जो चीज़ें हैं वेतन मिला करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं महान्यायवादी का अर्थ क्या है। नाम से ही स्पष्ट है, महान्यायवादी यानी महान न्याय करने वाला। ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब भी केस लड़ा जाता है तो सरकार की तरफ से यही पैरवाई करता है। इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में इसकी बात कही गई है। जो ग्रुप डी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी आती है उनमें क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल है 76 76। इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं। योग्यता इसमें वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होती है। अब सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन सी योग्यता होती है। वही वह भारत का नागरिक हो, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक जज के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक अधिवक्ता यानी एडवोकेट के रूप में कार्य कर चुका हो, या भारत के राष्ट्रपति के नज़र में कानूनी पंडित हो। कानूनी पंडित का मतलब है वो कानून का अच्छा जानकार हो। ये इसकी योग्यता हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला, कार्यकाल। भारत के संविधान में इसके कार्यकाल को लेकर के कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा गया है। ये और ना ही इसको हटाने की कोई मूल व्यवस्था भारतीय संविधान में दी गई है। ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत शब्द का क्या अर्थ है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, जितने दिनों तक चाहे, जितने महीनों तक, सालों तक चाहे, तब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। कब तक? जब तक राष्ट्रपति चाहे। अगला हेडिंग, त्यागपत्र। ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारत का महान्यायवादी किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है। जी हाँ, जो इसकी नियुक्ति करता है उसी को ये अपना त्यागपत्र सौंपता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला, इसके अधिकार क्षेत्र क्या है। और हाँ, अधिकार क्षेत्र क्या है। पहला अधिकार क्षेत्र तो यही है, देश के किसी भी न्यायालय में इसे सुनवाई करने का अधिकार है, किसी भी न्यायालय में। दूसरा, जो संसद होती है उसमें इसे भाषण देने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों में, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। मैंने बताया था लोकसभा निम्न सदन और राज्यसभा उच्च सदन, उनमें इसे बोलने का अधिकार है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, मत देने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये है, जब भी कोई प्रस्ताव लोकसभा में जाता है या राज्यसभा में जाता है, वहाँ पर ये टिप्पणी कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव पर ये साइन नहीं कर सकता, मत नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। ठीक है, अपनी बात रख सकता है। ये इसका अधिकार क्षेत्र हो गया। और वेतन की बात कर लेते हैं। वेतन जो है इसका तय नहीं किया गया है। जैसे इसका कार्यकाल तय नहीं किया गया भारत के संविधान में, ठीक वैसे ही इसका वेतन भी तय नहीं किया गया है। और किसको अधिकार होता है इसका वेतन तय करने का? भारत के राष्ट्रपति को इसका अधिकार होता है। ठीक है, फिलहाल वर्तमान जो वेतन है इसका 2.5 लाख रुपए है। और जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, संसद के जो सदस्य होता है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, उनको जो जो वेतन मिलता है, जो जो उनको विशेषाधिकार मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, उन विशेषाधिकारों का और भत्तों का जो है इसे भी लाभ मिलता है, जो कि तो मिलते हैं इसको भी, भारतीय महान्यायवादी को। और इसकी हेल्प करने के लिए 2 लोग और होते हैं, भारत के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। वैसे राज्यों में भी महाधिवक्ता होते हैं, लेकिन एक केंद्र का भी होता है, भारत का महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता। इसकी हेल्प करने को लेकर के वे लोग होते हैं, ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते, चर्चा में यही रहता है। और जो राज्य का महाधिवक्ता है चर्चा में वो रहता है। सवाल ये है, राज्य की महाधिवक्ता के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? कौन से आर्टिकल में? 165 165 आर्टिकल में। महान्यायवादी के बारे में 76 में, और महाधिवक्ता के बारे में, जो राज्यों का महाधिवक्ता है उसके बारे में 165 में। ठीक है, और जो भारत का जो महाधिवक्ता है उसके बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं है, और जो अपर महाधिवक्ता है उसका भी कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, जो स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की होती है वही स्थिति राज्य में राज्य के महाधिवक्ता की होती है। यानी जो संबंध
महान्यायवादी के राष्ट्रपति के साथ है वही संबंध महाधिवक्ता के राज्यपाल के साथ है। यानी उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, उसका वेतन तय राज्यपाल करेगा, उसका कार्यकाल जो है वो प्रसाद पर्यंत किस पर कार्य कर सकता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। ठीक है, वही संबंध है, वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, बस आज का टॉपिक जो है इतना ही है। और इस टॉपिक से जो भी मतलब आपके कोई सवालात है आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। वैसे मैंने तकरीबन जो है सारा का सारा जो है कवर कर लिया है, महान्यायवादी के बारे में सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। कम टाइम में आपको ज़्यादा पढ़ाना, यही मेरा फोकस रहता है शुरू से ही। वीडियो तो मैं इस पर आधे घंटे की बना सकता हूँ, आप लोगों को कहें कि अब मज़ा आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता। कम टाइम है, छोटी वीडियो है, लेकिन संपूर्ण जानकारी दे दी है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, अगर महान्यायवादी से कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर राज्य के महाधिवक्ता से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसके जो है कंपैरिजन में आप दे सकते हैं। जहाँ पर राष्ट्रपति का आंसर आता है ना महान्यायवादी के संदर्भ में, तो आप वहाँ पे राज्यपाल लगा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करें और शेयर करें यार दोस्तों को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा दें।